हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम की शिफ्ट शुरू हो चुकी है। आने वाले एग्ज़ाम में जो भी भाई बहन बैठने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब तक जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑल शिफ्ट एमसीक्यू को मैंने शामिल किया है और उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, प्रश्न आया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों, इसमें बताना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। आगे है दोस्तों, कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों याद रखिए, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। और इसको याद करने की ट्रिक आपको अवश्य ध्यान में रखना होगा। मित्र पर गमछा झार, ये आपका ट्रिक है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, यही ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और दोस्तों, यह 10 से 12 फीट ऊंचे पौधे होते हैं। जब पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग पतला पाइप डालकर पेड़ के तनों में से, रेगिस्तानी ओक के तनों में से पानी निकालते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो याद रखिए, विकासात्मक परिवर्तन अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। ये आपको याद रखना है। आगे है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, अध्यापन और मूल्यांकन के लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अध्यापन और मूल्यांकन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, भविष्य में आप कितना अच्छा करेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर बताता है समीपस्थ विकास क्षेत्र। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो दोस्तों याद रखिए, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। एनईपी 2020 कहती है कि मातृभाषा स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो अगर मूल्यांकन किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। आप बच्चों को किस प्रकार सिखा सकते हैं, बच्चे किस प्रकार सीख सकते हैं, उसमें मदद करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। आगे है दोस्तों, एक बच्चे में दूसरों की इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है। तो दोस्तों, अगर एक बच्चा दूसरे की इच्छाओं को समझ रहा है, दूसरे की भावनाओं को समझ रहा है, तो यह अंतरावैयक्तिक बुद्धि को दर्शाती है। अंतरावैयक्तिक का अर्थ होता है दूसरे की मनोभावों को समझना, दूसरे की इच्छाओं को जान लेना। और वहीं पर अंतःवैयक्तिक की बात की जाए तो जो खुद के लिए बात होती है तो वह अंतःवैयक्तिक के श्रेणी में आता है। आगे है दोस्तों, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। तो भाषा विज्ञान के जनक नॉम चॉम्स्की हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा भारतीय पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे देता है। तो याद रखिए दोस्तों, रॉबिन पक्षी होता है, यह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अंडे देता है। ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, नेफेंथीस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और चूहे को भी फंसाकर खा जाता है। यह पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, अपने भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। और अगर बात की जाए कि और कहाँ पाया जाता है, तो यह इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये कल की शिफ्ट में आया हुआ था, जिसको मैंने शामिल किया है। आगे देखते हैं दोस्तों और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आगे है, खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है। जंगल को तोरांग कहा जाता है। तो जंगल को कहाँ पर तोरांग कहा जाता है, तो झारखंड में जंगल को तोरांग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है।
आगे है दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो याद रखिए, पियाजे महोदय के द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। आगे है दोस्तों, वह स्थान जहां मानव तथा जानवर बहुत कम अवधि के लिए निवास करते हैं। तो दोस्तों, जहां पर बहुत कम अवधि के लिए निवास किया जाता है उसे अस्थायी निवास कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे है, मुर्गी का आवास है। तो मुर्गी का आवास होता है पिंजड़ा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है दोस्तों, डोंगा पानी में स्थित घर होते हैं। तो ये पाए जाते हैं। जो पानी में स्थित घर होते हैं जिसे डोंगा कहा जाता है, तो यह कश्मीर की डल झील में पाया जाता है। आगे है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, रिंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, रिंगुल मृग का घर दच्ची गांव को कहा जाता है और यह रिंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, वहीं पर बात की जाए बब्बर शेर के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो बब्बर शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है, वह प्रसिद्ध है। और दोस्तों, यह प्रश्न कल की एग्जाम में आया हुआ था। आगे है दोस्तों, मगरमच्छ शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो किस लिए शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं? तो याद रखिए, त्वचा के लिए मारे जाते हैं। आगे है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो बली अम्मा कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। हम सब की तरफ माँ की बड़ी बहन को मौसी कहा जाता है, लेकिन में मलयालम के लोग माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? यह राजस्थान में पाया जाता है। आगे है दोस्तों, सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो याद रखिए, सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन होता है। आगे है दोस्तों, हांग कांग का लोकप्रिय भोजन है। तो याद रखिए, हांग कांग का लोकप्रिय भोजन लिंगहू फेन है। और दोस्तों, यह सांप से व्यंजन बनाया जाता है। आगे है, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखा जाएगा? दोस्तों, यहाँ पर एप्पल कोई फल की बात नहीं हो रही है, बल्कि यह एक औषधीय पौधा होता है। उच्च क्षेत्र का मतलब जो भारत का क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल मिजोरम का क्षेत्र हिमालय ही है। तो भारत की सबसे नई श्रृंखला की बात की जाए तो दोस्तों याद रखिए, नई पर्वत श्रृंखला हिमालय होती है। और वहीं पर पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात अगर की जाए तो वह अरावली पर्वत होता है। और दोस्तों, संकटा संपन्न का अर्थ ये होता है जो चीज़ें हमें कम मात्रा में देखने को मिलती है उसे संकट संपन्न समूह में रखा जाता है। तो यही बात है कि हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जिसे संकट संपन्न समूह में रखा जाता है। आगे है दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो पृथ्वी से छोटा है। हमारे सौर मंडल में दोस्तों सबसे छोटा ग्रह जो पृथ्वी से भी छोटा है वह मरकरी है, यानी बुध है, ये आपको याद रखना है। आगे है, ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, वह चीज़ें जो हम बनाते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम होता है दोस्तों परिवार और मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं। आगे है दोस्तों, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, टैपियोका का दूसरा नाम कसावा होता है। आगे है, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो दोस्तों, अगर हस्तशिल्प की बात आ जाए, पट्टचित्र कला की बात आ जाए, तो हमेशा आपको याद रखना है कि इसका आंसर उड़ीसा होगा। आगे है दोस्तों, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। तो दोस्तों, फसल की कटाई पर दक्षिण भारत में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? तो याद रखिए, ओणम, पोंगल, उगादि और विशु, यह सब फसल की कटाई पर मनाए जाने वाला पर्व है। आगे है दोस्तों, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, वह बनाई जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, वर्ली जनजाति होती है जो कि वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध होती है। यह गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है।
आगे है दोस्तों, भारत के राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, यानी मित्र पर गमछा झार, यही ट्रिक है याद करने के लिए। आगे है दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है। तो बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंची स्तर की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री। दोस्तों स्टीफन क्रेशन कहते हैं कि बोधगम्य निवेश के द्वारा बच्चे के भाषा समझ पर ज़्यादा बल देता है। बोधगम्य निवेश जो होता है वह बच्चे के भाषा समझ पर ज़्यादा बल देता है, इसलिए बच्चा एक ऊंचे स्तर की भाषा सीखता है। आगे है दोस्तों, लेखन कौशल का उच्चतम स्तर क्या है। तो याद रखिए लेखन कौशल का उच्चतम स्तर लेख लिखना होता है। आगे है दोस्तों, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी है? युक्तिजन्य है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसको भी मैंने शामिल कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार का भी प्रश्न देखने को मिला था। आगे है, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगर विद्यार्थी है और उसके घर की भाषा भी अलग है और विद्यालय की भाषा भी अलग है, तो उसकी आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो देखिए, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, अगर कक्षा में बहुभाषिकता होती है तो वह आपसी सहयोग से एक दूसरे से भाषा का विकास कर सकते हैं। आगे दोस्तों, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, समग्र भाषा उपगम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में साहित्य का प्रयोग किया जाता है, और साहित्य के अंतर्गत कहानी, कथाएं, कविता, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। आगे है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिए, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थियों के सीखने के बारे में यह सूचना देता है, जिससे कि वह अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। आकलन यह सूचना देता है कि बच्चा अगले चरण के लिए कितना तैयार है, तो उन्हें सहारा दिया जा सके। आगे है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। तो क्या उपयुक्त है? तो याद रखिए जांच आधारित शिक्षण उपयुक्त है। छोटे छोटे बच्चों को कितना वो समझ रहे हैं, कितना उनको आ रहा है, कितना वो सीख रहे हैं, तो जांच के माध्यम से आप यह पता कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है। आगे है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित प्रवृत्ति को पर्यावरण अध्ययन इंगित करता है। तो बाल केंद्रित प्रवृत्ति को पर्यावरण किस प्रकार इंगित करता है? स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने को हतोत्साहित करना यानी रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना, और सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। तो यह सभी चीज़ें बाल केंद्रित प्रवृत्ति को पर्यावरण अध्ययन इंगित करता है। आगे है दोस्तों, ईवीएस में आत्म आकलन क्या है। तो दोस्तों याद रखिए, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना आत्म आकलन है। तो ये आपको याद रखना है, कल के एग्जाम में यही आया हुआ था। आगे है दोस्तों, कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। तो याद रखिए भृंग, यह सामाजिक कीट नहीं है। आगे है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है। तो दोस्तों याद रखिए, मैना जो पक्षी होता है यह झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है। और वहीं पर बात की जाए उल्लू की, तो दोस्तों उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों कल के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे मैंने उनको शामिल किया है, और मैंने अलग से भी क्वेश्चन को ले लिया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।